हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 4 जनवरी 2025 के महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। 4 जनवरी 2025 की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें रहीं पत्र पत्रिकाओं में, उन सभी खबरों पर आज अपने इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ जो न्यूज़पेपर होते हैं, न्यूज़पेपर आप लोग जैसे बहुत लोग होते हैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते, तो न्यूज़पेपर की जो महत्वपूर्ण खबरें होती हैं, तथ्यात्मक खबरें जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमारा इस वीडियो को लाने का उद्देश्य ही सिर्फ इतना है कि जितने भी महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में, पीआईबी में, इंडियन एक्सप्रेस में, द हिंदू में, दैनिक जागरण में, अमर उजाला में, हिंदुस्तान में जो भी खबरें हैं उनको हम लोग टू द पॉइंट आपके सामने प्रस्तुत कर दें, जिससे आप एग्जाम में यहाँ से जो पॉइंट आ सकते हैं उन सभी को आप नोट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले दिवस के ऊपर चर्चा करते हैं। शुरुआत हम दिवस से करते हैं। तो जो 4 जनवरी का दिन होता है, इसको वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में यानी कि विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब्रेल आपको पता ही है, ब्रेल लिपि लुई ब्रेल के द्वारा ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया था। लुई ब्रेल जो थे वो फ्रांसीसी, ठीक है, फ्रांसीसी व्यक्ति थे, फ्रांस के रहने वाले थे लुई ब्रेल, और उन्हीं के द्वारा ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया था। ब्रेल लिपि क्या होता है, जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं तो वो टच करके, ठीक है, टच करके पहचानते हैं कि कौन सा शब्द है, ठीक है, तो उसी को ब्रेल लिपि कहा जाता है। उसी लिपि का आविष्कार किसने किया था? लुई ब्रेल ने किया था, ठीक है, लुई ब्रेल के द्वारा किया गया था। और लुई ब्रेल जो थे ये फ्रांस के रहने वाले थे, और लुई ब्रेल की जयंती जो होती है, जन्मदिन जो होता है, उसी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखना, ठीक है। चलो, तो हमने विश्व ब्रेल दिवस के बारे में जान लिया। एग्जाम में आपसे पूछे कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। अब हम आते हैं अपने महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। जो महत्वपूर्ण खबरें पत्र पत्रिकाओं में रही उनसे संबंधित जो पॉइंट है उन पर चर्चा करते हैं। पहली खबर क्या है? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के बारे में बात की गई है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से संबंधित ऑलरेडी एक वीडियो आ गया है, इसी वजह से उतना डिटेल नहीं में जाऊंगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, उन पॉइंट्स पे हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इस बार कितने लोगों को दिया गया है? 4 लोगों को प्रदान किया गया था। किसको किसको? डी गुकेश, शतरंज से संबंधित है। हरमनप्रीत सिंह, जिनको आप सरपंच सिंह के नाम सरपंच साहब कहते हैं, ठीक है, तो सरपंच साहब जो है हॉकी से संबंधित है। याद रखना किस खेल से संबंधित है, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स है, और प्रवीण कुमार जो है इनका संबंध ग्रेटर नोएडा से है, तो इस वजह से प्रवीण कुमार का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। मनु भाकर जो है हरियाणा से संबंधित है और निशानेबाजी से संबंधित है, ठीक है। एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली मनु भाकर जो है पहली भारतीय महिला है। तो इन चारों लोगों का नाम याद रखना आप, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर को इस बार जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो प्रदान किया गया, ठीक है। आगे हम बात करें, कुछ अन्य तथ्य जान लेते हैं। तो इस बार जो अर्जुन पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? तो 32 खिलाड़ियों को इस बार अर्जुन पुरस्कार दिया गया। उन 32 खिलाड़ियों में से 17 खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है, यानी कि रिकॉर्ड सबसे ज्यादा पैरा एथलीट्स को इस बार अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखना एग्जाम में आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा पैरा एथलीट, कितने पैरा एथलीटों को सम्मानित किया गया अर्जुन पुरस्कार से? 17 पैरा एथलीटों को। और इस बार कितने लोगों को दिया गया अर्जुन पुरस्कार? कुल 32 लोगों को दिया गया है। आगे देख ले, उत्तर प्रदेश की मेरठ की अनु रानी, ठीक है, अनु रानी एथलेटिक्स से संबंधित है। और प्रीति पाल का संबंध आपको पता ही है कि किस खेल से है, पैरा एथलीट है प्रीति पाल, और धाविका है, ठीक है, इन्होंने मेडल जीता था पैरा ओलंपिक में। तो प्रीति पाल को अर्जुन पुरस्कार मिलेगा, यानी कि उत्तर प्रदेश के हैं ये दोनों लोग, एक अनु रानी और प्रीति पाल, ये दोनों उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इन दोनों लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। आगे बात करें, जो पुरस्कार वितरण समारोह है ये 17 जनवरी 2025 को जो राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन में इसका आयोजन किया जाएगा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये अवार्ड प्रदान किए जाएंगे। याद रखिएगा, जो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय है उनके द्वारा इनके नामों की घोषणा जो हुई थी वो 2 जनवरी 2025 को की गई थी, ठीक है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की जो घोषणा हुई थी, किसके द्वारा की गई थी राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के नामों की घोषणा? तो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई थी। चलिए अगली खबर पर आते हैं। जनरेशन बीटा की 2025 से शुरुआत, जैसे जनरेशन अल्फा, अब जनरेशन बीटा, ठीक है, जेन जी। तो ये जो जेन जी, जेन अल्फा, जेन बीटा, ये सब चर्चा में रहे, तो उनके बारे में जान लेते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स। जनरेशन बीटा 2025 से शुरू हो गया है। जनरेशन बीटा के बारे में बात कर लें तो यहाँ पर 1 जनवरी 2025 से, ठीक है, 1 जनवरी 2025 से 2039 तक जन्मे बच्चों को जनरेशन बीटा के अंतर्गत रखा जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 जनवरी 2025 के बाद जो भी बच्चे जन्म लेंगे और 2039 तक जितने बच्चों का जन्म होगा उन सभी बच्चों को किस जनरेशन में रखा जाएगा? एक जनरेशन कोड मतलब दिया जाएगा, जनरेशन बीटा कहा जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोग शॉर्ट्स वगैरह देखते होंगे, अल्फा मेल, ठीक है, तो अल्फा मेल जो 2024 तक के जो जन्मे बच्चे हैं उनको अल्फा मेल, उनको उस कैटेगरी में रखा गया है। आगे देखें,
यह पीढ़ी एआई और अत्याधुनिक तकनीकों के प्रभावों को विकसित होगी। ठीक है, जो बीटा जनरेशन है, बीटा जनरेशन मुख्य रूप से देखा जाए तो एआई पूर्ण रूप से धीरे धीरे विकास की ओर है। ठीक है, तो एआई और अत्याधुनिक तकनीकों के प्रभाव में ये जनरेशन जो है बीटा जनरेशन उससे विकसित होगी। आगे देखें, मार्क मैक्रिंडल ने इसे जनरेशन अल्फा के बाद अगली पीढ़ी के रूप में नामित किया है। याद रखना, जो मार्क मैक्रिंडल है इनके द्वारा नामित किया गया है बीटा जनरेशन को। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि बीटा जनरेशन का नाम किसके द्वारा दिया गया, मार्क मैक्रिंडल के द्वारा दिया गया। आगे देखें, विभिन्न जनरेशन की तुलना देख लेते हैं। विभिन्न जनरेशन जो है उनकी तुलना देख लेते हैं कैसे। 1928 से 1945 के बीच में जो जनरेशन थी उसको साइलेंट जनरेशन, यानी कि महामंदी युद्ध प्रभाव उस टाइम पे था, महामंदी का टाइम पीरियड चल रहा था। जैसे ग्रेट डिप्रेशन का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, अमेरिका में महामंदी जो चल रही थी, और उसके बाद फिर जो वर्ल्ड वार का टाइम था, सेकंड वर्ल्ड वार का टाइम था, तो महामंदी और युद्ध के प्रभाव में इसलिए इसको साइलेंट जनरेशन की संज्ञा दी गई। 1946 से 1964 तक बेबी बूमर्स, यानी कि युद्ध के बाद पुनर्निर्माण, ठीक है, युद्ध के बाद पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में थे, तो इस वजह से जो ये जनरेशन थी 1946 से 1964 को, इसको बेबी बूमर्स कहा गया। ठीक है, आगे देखिए 1965 से 1920 की जो जनरेशन थी उसको जनरेशन एक्स कहा गया। क्या, जनरेशन एक्स कहा गया। यहां पर क्या, कंप्यूटर तकनीकी का इस जनरेशन में आरंभ होता है। ठीक है, इसी जनरेशन में कंप्यूटर तकनीकी का आरंभ होता है। आगे बात करें 1981 से 1996 की जो जनरेशन थी उसको मिलेनियल्स कहा गया। डिजिटल तकनीकी के जीवन के हिस्से बने। ठीक है, डिजिटल तकनीकी जो थी वो इसी टाइम पीरियड पे लोगों के जीवन के हिस्सा बनना शुरू हुआ था। टेलीफोन वगैरह, कैमरा वगैरह सब कुछ इसी जनरेशन में आया था। आगे देखें 1997 से 2009 तक की जो जनरेशन है उसको जेन जेड, यानी कि जनरेशन जेड, जेन जी जिसको आप लोग बोलते हैं, तो तकनीकी विकास के शिखर का टाइम पीरियड था ये। ठीक है, जनरेशन जेड। अब उसके बाद देखें 2010 से 2024 तक का जो जनरेशन था उसको अल्फा जनरेशन कहा गया। कौन सा, जनरेशन अल्फा कहा गया। तीव्र डिजिटल और तकनीकी बदलाव की पीढ़ी होती है। तो आप यहां पे देख सकते हैं किस टाइम पीरियड, यहां पे आप सन देख लीजिए, जिस टाइम पीरियड में बहुत से लोग हैं, आप अपने मम्मी पापा का या खुद का भी जो जनरेशन है देख सकते हैं कि आप किस जनरेशन के व्यक्ति हैं। ठीक है, 1997 से 2009 तक जनरेशन जेड, 2010 से 2024 तक जनरेशन अल्फा, फिर उसके ऊपर है मिलेनियल्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आप किस जनरेशन में आते हैं। चलो आगे बात करें, अगली खबर है हमारी, स्विट्जरलैंड में बुर्का पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया। देखिए, कल मैंने आपको बताया था वीडियो में कि स्विट्जरलैंड ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है और यह प्रतिबंध अब लागू भी हो गया है। देखें, स्विट्जरलैंड ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लागू किया है। यह निर्णय 2021 के जनमत संग्रह के बाद लिया गया, जिसमें 51% लोगों ने समर्थन किया था। मतलब 2021 में स्विट्जरलैंड में एक जनमत संग्रह करवाया गया था और उस जनमत संग्रह में 51% लोगों ने सहमति व्यक्त की थी कि जो सार्वजनिक प्लेस है, सार्वजनिक प्लेसों पर बुर्का को प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। और उसी क्रम में स्विट्जरलैंड में 1 जनवरी 2025 का टाइम पीरियड डिसाइड किया गया था कि 1 जनवरी 2025 से जो सीमा रेखा है 1 जनवरी 2025 के, इसके बाद बुर्का प्रतिबंधित हो जाएगा, तो प्रतिबंधित कर दिया गया है। आगे देखें, फ्रांस पहला यूरोपीय देश था जिसने 2011 में बुर्का पर प्रतिबंध लगाया था। यानी कि फ्रांस में 2011 में ही बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और ऐसा करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा था, फ्रांस था। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बात करें, टीबी मुक्त उत्तर प्रदेश अभियान पर निक्षय मित्र पहल। ठीक है, टीबी मुक्त उत्तर प्रदेश अभियान पर निक्षय मित्र पहल, इसके बारे में जान लेते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीबी मुक्त भारत के प्रधानमंत्री के लक्ष्य, जो 2025 तक का लक्ष्य है ना कि भारत को 2025 तक टीबी मुक्त बनाया जाएगा, उसको पूरा करने के लिए एक अभिनव पहल की शुरुआत की है। बात करें तो रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस कुलपति और शिक्षाविदों को निक्षय मित्र बनाया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो रिटायर्ड आईपीएस है, आईएएस है, आईपीएस है, शिक्षाविद है तथा कुलपति हैं जो विश्वविद्यालय के हैं, उनको निक्षय मित्र की संज्ञा दी गई है। वो लोगों को जागरूक करेंगे। क्या करेंगे, देखते हैं। निक्षय मित्र समाज में टीबी रोगियों के प्रति सम्मान और जागरूकता को बढ़ाएंगे। मतलब जो ये आईएएस, आईपीएस है, ये जागरूकता को बढ़ावा देंगे। आगे देखें, टीबी उन्मूलन के प्रयास क्या किए जा रहे हैं। ठीक है, टीबी जांच की संख्या में 4 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। उपचार सफलता की दर 79% से बढ़कर 92% हो गई। जो उपचार की दर है वो पहले 79% थी और अब बढ़ के कितनी हो गई है, तो 92% हो गई है। वही निक्षय पोषण योजना की बात कर ले। ठीक है, निक्षय पोषण योजना जो है ये टीबी मुक्त अभियान है उससे संबंधित है। डीबीटी के माध्यम से 27 लाख मरीजों को
775 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है अब तक निक्षय पोषण अभियान के तहत। ठीक है, चलो आगे बात करें तो यहां पे हमने टीबी मुक्त उत्तर प्रदेश अभियान पर निक्षय मित्र पहल की बात कर ली। अगली खबर क्या है, यूपी दिवस, जो उत्तर प्रदेश दिवस होता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश दिवस जो समारोह है उसके बारे में बात कर ले तो उत्तर प्रदेश दिवस जैसा आपको पता है कि 24 जनवरी का जो दिन होता है उसको उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहां पर 24 से 26 जनवरी के बीच में यूपी दिवस मनाया जाएगा, इस बार सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, थीम क्या होगा इसका, विकास व विरासत प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश, ये इसका थीम होगा। ये थीम आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी इस डाटा का आप यूज कर सकते हैं जब भी उत्तर प्रदेश के विकास, ठीक है, उत्तर प्रदेश के विकास या उत्तर प्रदेश वर्तमान में अर्थव्यवस्था की गतिमान स्थिति में है, ऐसा कुछ प्रश्न पूछे तो आप वहां पर उत्तर प्रदेश दिवस का जिक्र करते हुए उसका थीम लिख देंगे तो अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। आगे देखें, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान लॉन्च किया जाएगा इसी अवसर पर। ठीक है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान इसी अवसर पर लॉन्च किया जाएगा। योजना के तहत देश में पहली बार युवाओं को बिना गारंटी ब्याज मुक्त ऋण देने की योजना है। जो ये योजना है ना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, ठीक है, इसके तहत क्या किया जाएगा, युवाओं को बिना गारंटी यानी कि गारंटी फ्री लोन दिया जाएगा। 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा कि युवा जो है वो खुद का स्टार्टअप क्रिएट कर सके। ठीक है, और ये जो ऋण होगा वो ब्याज मुक्त होगा। ठीक है, चलो आगे देखें, यूपी में ड्रैगन फ्रूट की खेती का विस्तार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में ड्रैगन फ्रूट जो है उसकी खेती का विस्तार किया जाएगा। बात करें तो 18 जिलों में 90 ग्राम पंचायतों में ड्रैगन फ्रूट, जिसको आप कमलम कहते हैं। ठीक है, कमलम कहां, गुजरात में ड्रैगन फ्रूट को जो नाम दिया गया वो कमलम दिया गया था। कमलम के कहां पे दिया गया था, ठीक है, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में कमलम नाम दिया गया था। तो इसकी व्यावसायिक खेती शुरू होगी। योजना जो है विश्व बैंक सहायित यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट, जो उत्तर यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट है उसमें कौन सहायता कर रहा है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। और जब मैं पढ़ा रहा था उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के मंथली करंट अफेयर, तो वहीं पर यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि विश्व बैंक समर्थित है यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट। तो याद रखना, यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट जो है ये किसके द्वारा समर्थित है, तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा समर्थित है। आगे देखें, 296 चयनित किसान वैज्ञानिक पद्धतियों से खेती करेंगे, यानी कि जो ड्रैगन फ्रूट की उत्पादन के लिए किसानों का चयन किया गया है उसमें कितने किसानों का चयन किया गया है, तो 296 किसानों का चयन किया गया है। किसानों को उद्यान विभाग मुफ्त में पौधे उपलब्ध कराएगा। ड्रैगन फ्रूट जुलाई से नवंबर तक फलता है। ठीक है, जो ड्रैगन फ्रूट है, अब यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, ये एक तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उत्तर प्रदेश में ड्रैगन फ्रूट उत्पादन किया जाएगा। आप यूपी पीसीएस का जब पेपर उठा के देखेंगे, कपास के बारे में पूछा था कि कपास का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उत्पादन का वो कब से कब तक होता है, तो यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट का भी टाइम ड्यूरेशन आप देखे रहिए कब से कब तक होता है, जुलाई से नवंबर तक होता है। इसी टाइम पीरियड में ड्रैगन फ्रूट उत्पन्न होता है, मतलब पैदा होता है। आगे देखिए, चयनित 18 जिले, जिन 18 जिलों के 90 ग्राम पंचायतों में चलाया जाएगा, ड्रैगन फ्रूट उत्पादन किया जाएगा, वहां वो चयनित जिले कौन कौन से हैं, गोरखपुर, संत कबीर नगर, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, बाराबंकी, वाराणसी, चंदौली, अमरोहा, सहारनपुर, शामली, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई और अलीगढ़। ठीक है, ये 18 जिले हैं। इन्हीं 18 जिलों में यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट के अंतर्गत, जो विश्व बैंक के द्वारा समर्थित है, उसके तहत ड्रैगन फ्रूट की खेती का विस्तार किया जाएगा और इसके लिए 296 किसानों का चयन किया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, एक बार आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो आगे बात करें, अगली खबर है, बांग्लादेश में नई पाठ्य पुस्तकों में शेख मुजीबुर रहमान राष्ट्रपिता नहीं। ठीक है, जो शेख मुजीबुर रहमान है, माना जाता है कि जैसे भारत में, मतलब माना क्या जाता है, यही चलन था कि जैसे भारत में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, वैसे ही बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता कहा जाता था। लेकिन जब सत्ता परिवर्तन हुआ और हाल फिलहाल की जो घटनाएं हैं जिनसे आप लोग भली भांति परिचित है कि बांग्लादेश में क्या स्थिति चल रही है, उसके बाद क्या किया है कि वहां पर जो मुजीबुर रहमान है उनके कुछ पुतले भी तोड़े गए थे और अब मुजीबुर रहमान को क्या पाठ्य पुस्तकों में राष्ट्रपिता के नाम से जो संबोधित किया जाता था उसको भी हटा दिया गया है कि मुजीबुर रहमान राष्ट्रपिता नहीं रहे। ठीक है, राष्ट्रपिता नहीं है। ठीक है, नई किताबों में शेख मुजीब को अब राष्ट्रपिता नहीं कहा जाएगा। बांग्लादेश की आजादी का श्रेय जियाउर रहमान को दिया गया है। ठीक है, बांग्लादेश की जो आजादी का श्रेय है वो अब किसको दिया गया है, पहले शेख मुजीबुर रहमान को दिया जाता था, लेकिन अब जियाउर रहमान को दिया जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करें, अब 1971 की आजादी की घोषणा का श्रेय बीएनपी नेता खालिद जिया के दिवंगत पिता जियाउर रहमान को दिया गया है। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। जो बीएनपी एक पार्टी है, वहां पे बीएनपी पार्टी, उसकी नेता है, लीडर है खालिदा जिया, अभी फिलहाल जेल में है
खालिदा जिया, ठीक है। इनके दिवंगत पति थे, दिवंगत पति जियाउर रहमान, ठीक है, जियाउर रहमान को दिया गया है। और वहीं पर अगर हम बात करें जो मुजीबुर रहमान है, ये शेख हसीना के पिता थे, ठीक है, शेख हसीना के पिता थे। आगे देखें, 15 अगस्त मुजीब की हत्या के दिन को सार्वजनिक अवकाश भी खत्म कर दिया। जो 15 अगस्त का दिन होता है, इसको सार्वजनिक अवकाश के रूप में, इसी दिन मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी और मुजीबुर रहमान के साथ में उनके जो शेख हसीना है, उनके परिवार के अधिकतर लोगों की हत्या कर दी गई थी। और इसी दिन क्या होता है, जो मुजीबुर रहमान की जिस दिन हत्या हुई थी, उसको सार्वजनिक अवकाश के रूप में बांग्लादेश में घोषित किया गया था और अब उस सार्वजनिक अवकाश को भी खत्म कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया, शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता का जो दर्जा था वो छीन लिया गया है। चलो आगे बात करें, प्रयागराज में बर्ड फेस्टिवल 2025 का आयोजन, जो बर्ड फेस्टिवल 2025 है उसका आयोजन कहां पे किया जाएगा, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में बर्ड फेस्टिवल 2025 का आयोजन प्रयागराज में किया जाएगा। कब से कब किया जाएगा, तो आयोजन की तिथि जो है वो 8 से 9 फरवरी 2025 है, यानी कि 8 से 9 फरवरी के बीच में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। कहां पे किया जाएगा, संगम क्षेत्र प्रयागराज महाकुंभ नगर। जो महाकुंभ नगर है, आपको पता होगा, मैंने आपको बताया है कि ये उत्तर प्रदेश का 76वां जिला घोषित किया गया था, ठीक है, 76वां जिला। और खास बात यह है कि ये 76वां जिला जो है ये अस्थायी जिला है, स्थायी जिला नहीं है, ये अस्थायी जिला है। और ये अस्थायी जिला कब तक है, जब तक कुंभ मेला चल रहा है, 13 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक के लिए, ठीक है, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक के बीच के लिए इसको अस्थायी जिले के रूप में घोषित किया गया है। तो यहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा वर्ल्ड फेस्टिवल 2024 का। थीम क्या है, कुंभ की आस्था, प्रकृति संरक्षण और जलवायु, इसी थीम पर इसका आयोजन किया जाएगा। याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि बर्ड फेस्टिवल 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया, प्रयागराज में किया गया, ठीक है, प्रयागराज के महाकुंभ नगर में किया गया। और इसका थीम क्या था, थीम याद रखना, कुंभ की आस्था, प्रकृति संरक्षण और जलवायु इसका थीम था। चलो आगे बात करें, अगली खबर क्या है, 3 वर्षों में से रुके हिंदी अकादमी साहित्य सम्मान की घोषणा की गई है। देखिए, 3 वर्ष से हिंदी अकादमी साहित्य सम्मान नहीं दिया जा रहा। देखिए, एक साहित्य अकादमी होता है, एक हिंदी साहित्य, ठीक है, हिंदी अकादमी साहित्य सम्मान होता है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पे 3 साल से हिंदी अकादमी साहित्य सम्मान नहीं प्रदान किया जा रहा था और इस बार इसकी घोषणा की गई है। जान लेते से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, हिंदी अकादमी द्वारा घोषित किया जाता है। किसके द्वारा घोषित किया जाता है सम्मान, तो ये हिंदी अकादमी के द्वारा घोषित किया जाता है। साहित्यकारों के लिए 11 लाख रुपए का पुरस्कार इसमें प्रदान किया जाता है। जो साहित्यकार होते हैं उनको 11 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यहां पर अगर हम बात करें शाल का सम्मान, एक सम्मान है साल का सम्मान, ठीक है, तो शाल का सम्मान जो है ये 2022-23 के लिए किसको प्रदान किया गया है, प्रोफेसर निर्मला जैन को प्रदान किया गया है। वहीं पर अगर हम बात करें 2023-24 के लिए किसको दिया गया है, तो अशोक वाजपेयी को दिया गया है। अगर हम बात करें 2024-25 के लिए तो चित्रा मुदगल को दिया गया है, ठीक है। तो ये 3 नाम याद रखना, ये जो साल का सम्मान है, ठीक है, साल का सम्मान है वो किसको किसको दिया गया, निर्मला जैन, अशोक वाजपेयी और चित्रा मुदगल को। शिखर सम्मान की बात कर ले, जो शिखर सम्मान है, ठीक, शिखर सम्मान 2022-23 के लिए किसको दिया गया, तो 2022-23 के लिए बाल स्वरूप राही को प्रदान किया गया है। वहीं अगर हम बात करें 2023-24 के लिए प्रोफेसर कुमुद शर्मा को प्रदान किया गया है और 2024-25 के लिए डॉक्टर श्याम सिंह शशि को प्रदान किया गया है। तो इतने लोगों को शिखर सम्मान दिया गया है, जबकि ये 3 लोगों को शाल का सम्मान प्रदान किया गया है। और ये सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, हिंदी अकादमी के द्वारा दिया जाता है। 3 सालों से यह सम्मान नहीं प्रदान किया जा रहा था, लेकिन इस बार सम्मानों की घोषणा कर दी गई है और इसमें जो विजेता होते हैं उनको 11 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। हिंदी अकादमी इन पुरस्कारों की घोषणा करती है। इतने पॉइंट याद रखिएगा, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बात करें, अगली खबर है वानुआतू में भूकंप प्रभावितों के लिए भारत की ओर से $5 लाख की सहायता, ठीक है। भारत ने वानुआतू में जो भूकंप आया था और भूकंप से प्रभावित लोग थे उनके लिए भारत के द्वारा $5 लाख की सहायता प्रदान की गई है, सहायता की घोषणा की गई है। भारत ने वानुआतू में 4.7 तीव्रता के भूकंप, तीव्रता याद रखना कितने तीव्रता का भूकंप आया था, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था। और ठीक है, इससे जो विनाश हुआ था, विनाश से निपटने के लिए $5 लाख की राहत सहायता देने की घोषणा की गई। यह भूकंप 17 दिसंबर 2024 को वानुआतू के दक्षिण प्रशांत महासागर तट पर आया था। कहां पर आया था, जो वानुआतू का दक्षिण प्रशांत महासागर तट है, देखिए जो दक्षिण प्रशांत महासागर है वहीं पर वानुआतू अवस्थित है और यहीं पर जो दक्षिण प्रशांत महासागर ये तट है, उसी तट पर 17 दिसंबर 2024, डेट याद रखना, एग्जाम में आपसे अब डेट पूछता है सीधे सीधे, ठीक है, यूपीपीसीएस डेट पूछता है। 17 दिसंबर 2024 को कितने तीव्रता का, 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था। इतने पॉइंट याद रखना, यहीं से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमने ये देख लिया। अब आते हैं, देखते हैं
ग्रामीण भारत महोत्सव, जो ग्रामीण भारत महोत्सव है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया। याद रखना, ग्रामीण भारत महोत्सव का जो आयोजन है वो भारत मंडपम नई दिल्ली में, कहां पर, भारत मंडपम नई दिल्ली में, भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। और कब से कब तक होगा, तो 4 से 9 जनवरी 2025 के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, याद रखना, जो ग्रामीण भारत महोत्सव है 4 से 9 जनवरी के मध्य जो होगा, भारत मंडपम, भारत, एक सेकेंड, ठीक है, भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जाएगा। चलो, तो यहां पे हमने जान लिया ग्रामीण भारत महोत्सव के बारे में। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है, साक्षी बने ग्रामीण भारत के लगातार बढ़ते सामर्थ्य की। ग्रामीण भारत महोत्सव 4 से 9 जनवरी 2025 के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा, भारत मंडपम नई दिल्ली में। चलिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसे पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, भुवनेश कुमार, साई परांजपे, विपुल कुमार या गगन गिल। ठीक है, तो यहां पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, साई परांजपे। ठीक है, साई परांजपे जो है इनको सम्मानित किया जाएगा किससे, लाइफ टाइम पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से। याद रखना, ये है साई परांजपे। ठीक है, बात कर ले तो जैसे कुछ प्रमुख मूवियां आप देखेंगे, स्पर्श, चश्मे बंदूर, कथा, साज जैसी क्लासिक फिल्मों के लिए दिग्गज मशहूर निर्माता साई परांजपे को अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। याद रखना, कहां पर, अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का जो आयोजन होगा, वहीं पर इनको लाइफ टाइम पद्म पाणी अचीवमेंट अवार्ड, पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नाम क्या है, साई परांजपे। और इनके द्वारा कुछ प्रमुख जो फिल्में हैं कौन कौन सी है, स्पर्श है, चश्मे बंदूर है, कथा है, साज है, ठीक है, इत्यादि फिल्में हैं। चलो आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री, यहां पे देश 2 बार लिख गया है, किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील भारत की यात्रा पर आए हैं। ठीक है, ये है अब्दुल्ला खलील। और ये कहां के विदेश मंत्री हैं जो भारत की यात्रा पर आए हैं, ईरान, पाकिस्तान, मालदीव या अफगानिस्तान। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा मालदीव। ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला खलील, जो भारत की यात्रा पर वर्तमान में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अब्दुल्ला खलील के बारे में जान लिया, मालदीव के बारे में। अब मालदीव का लोकेशन देख ले, तो यहाँ पे हम मालदीव का लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे ये भारत के दक्षिण में मालदीव का लोकेशन आप देख लीजिए। यहाँ की जो कैपिटल है माले है। ठीक है, और वहीं पर जो मोहम्मद मुइजू, कौन है यहाँ के राष्ट्रपति, मोहम्मद मुइजू जो है ये मालदीव के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ पर जो विदेश मंत्री हैं, हमने विदेश मंत्री का नाम देख ही लिया, अब्दुल्ला खलील है। अब यहाँ पे मालदीव क्यों चर्चा में रहा, हाल ही में देख लेते हैं मालदीव क्यों चर्चा में रहा। मालदीव में डैम सेलफिश की एक नई प्रजाति खोजी, मछली की एक नई प्रजाति है जिसको डैम सेलफिश कहा जाता है। उसकी एक नई प्रजाति कहां पर खोजी गई है, मालदीव में खोजी गई है। मालदीव के राष्ट्रपति ने अपने देश में यूपीआई शुरू करने का निर्णय लिया है। जो यूपीआई है उसको अपनाने का निर्णय मालदीव ने ले लिया है और मालदीव में अब यूपीआई वैलिड हो गया है। मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र के हाई सी ट्रीटी पर, किसके, हाई सी ट्रीटी जो है ये किसका है, ये यूएन का है, संयुक्त राष्ट्र का है, और इस पर हस्ताक्षर कर दिया है संयुक्त राष्ट्र ने, मालदीव ने। आगे देखिए, भारत और मालदीव ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है। मतलब जो मालदीव के 1000 सिविल सेवक हैं उनको भारत में प्रशिक्षित किया जाएगा, ऐसा समझौता भारत और मालदीव के बीच में हुआ है। ठीक है, आगे देखें, मालदीव ने 26 जुलाई 2024 को अपनी आजादी का 59वां वर्षगांठ मनाया था। ठीक है, 59वां वर्षगांठ कब मनाया, 26 जुलाई 2024 को। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट था भारत और मालदीव के बीच में, उसको मालदीव ने खत्म कर दिया है। भारत ने मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजा। देखिए, जब मोहम्मद मुइजू आए थे ना, तो वहां पर एक नारा था कि इंडिया, ठीक है, इंडिया गो बैक, ऐसा कुछ नारा चला था। तो उसके बाद क्या हुआ था कि जो भारतीय सैनिक वहां पे तैनात थे, तो भारतीय सैनिकों को वहां से बाहर निकालने का बात कही थी मोहम्मद मुइजू ने कि हम भारतीय सैनिक जो है उनको बाहर निकाल देंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे अपाचे जो वहां पे हेलीकॉप्टर वगैरह भारत के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है, मेडिकल सुविधाओं के लिए, तो भारत के द्वारा जो मेडिकल सुविधाओं के लिए हेलीकॉप्टर वगैरह दिए गए हैं उनको संचालित सैनिकों के द्वारा किया जाता था। लेकिन जब वहां के राष्ट्रपति ने कहा कि हम भारतीय सैनिकों को बाहर कर देंगे, तो हेलीकॉप्टर इत्यादि चलाने के लिए सैनिकों की जगह पर टेक्निकल स्टाफ भेजा गया था भारत के द्वारा। तो वही पॉइंट यहाँ पे कही गई कि भारत में
भारत ने मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजा है। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा कर लिया है। यानी कि जो मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने के लिए किस कंपनी ने अपना जो कार्य था उसको पूरा कर लिया है, तो रिलायंस जियो के द्वारा मालदीव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा रहा है। ये पॉइंट याद रखना, रिलायंस जियो के द्वारा जोड़ा जा रहा है। ठीक है, चलो आगे बात करें। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हाल ही में आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? अब आरिफ मोहम्मद खान जो है 42वें राज्यपाल कहां के बने हैं? तो 42वें राज्यपाल ये बने हैं बिहार के। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, केरल, बिहार, मेघालय और मणिपुर। तो ये बिहार के 42वें राज्यपाल बने हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की जगह पर अब आरिफ मोहम्मद खान जो होंगे वो बिहार के राज्यपाल होंगे। अब बिहार कुछ कारणों से चर्चा में रहा, उसके बारे में जान लेते हैं किन किन कारणों से चर्चा में रहा। तो मैंने बिहार स्पेशल जब आपको पढ़ाया था तो सारे पॉइंट पढ़ाए थे, मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं एक बार फिर से। देखिए, बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। जो सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन था इसका नाम परिवर्तित करके अजगैबी धाम कर दिया गया है। बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। ये पॉइंट भी मैंने आपको बिहार स्पेशल में पढ़ाया था। आगे देखिए, बिहार में बिहटा में ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया। बिहार के बिहटा में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है। आगे देखें, बिहार में पितृपक्ष मेला की शुरुआत की गई है। कहां पर पितृपक्ष मेला लगता है? तो गया में लगता है। ठीक है, गया में पितृपक्ष मेला लगता है। आगे देखिए, वरिष्ठ आईएएस अमृतलाल मीणा जो है, अमृतलाल मीणा, इनको बिहार का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। ठीक है, बिहार के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए? अमृतलाल मीणा इनका नाम है। आगे बात करें, बीपीसीएल ने बिहार में ड्रोन आधारित वनारोपण परियोजना शुरू की है। ये पॉइंट मैंने आपको जब बिहार स्पेशल पढ़ा रहा था उस टाइम मैंने आपको पढ़ाया था कि बीपीसीएल के द्वारा ड्रोन आधारित वनारोपण परियोजना स्टार्ट की गई है। खेलो इंडिया में, ठीक है, अस्मिता योगासन लीग बिहार में शुरू हुई है। ठीक है, आगे देखें, बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है। याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछे कि मंदिर, मठों और ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन जो होता है किस राज्य सरकार के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है? तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, आगे बात करें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है? कौन सा राज्य सरकार है जिसके द्वारा राज्यव्यापी अभियान शुरू किया गया ताकि छात्र जो है वो किताबों को पढ़े? 4 ऑप्शन है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा एक अभियान संचालित किया गया है जिसमें किताबों को पढ़ने की जो संस्कृति है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, और यहां पर अगर हम बात करें, कैपिटल महाराष्ट्र की मुंबई है। देवेंद्र फडणवीस जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और सीपी राधाकृष्णन यहाँ के गवर्नर हैं। चलो अब बात कर लेते हैं चर्चा में महाराष्ट्र क्यों रहा, किन कारणों से महाराष्ट्र चर्चा में रहा। तो भारत के पहले बायोबिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में किया गया है। नागपुर महाराष्ट्र में ही पड़ता है, इस वजह से भी महाराष्ट्र चर्चा में आया था। अगला पॉइंट है 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच। विश्व हिंदू आर्थिक मंच 3 दिवसीय, इसका उद्घाटन कहां पे? मुंबई में किया गया था। आगे बात करें, अश्वनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है उनके प्रधान सचिव कौन बने हैं? इनका नाम है अश्वनी भिड़े। आगे बात करें, भारत की जीडीपी में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी जो 15% था वो घटकर अब कितना हो गया है? तो 13.3% हो गया है। और वहीं दूसरे स्थान पर जीडीपी जो भारत की जीडीपी में है, तो भारत की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर महाराष्ट्र था जिसके जीडीपी में पहले हिस्सेदारी 15% थी, अब घट के कितनी हो गई है? 13.3% हो गई है। आगे बात करें, महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 10 के लिए जो उत्तीर्ण मार्क है उसको कम करने का घोषणा किया है या निर्णय लिया है। ठीक है, प्रस्ताव ऐसा रखा है कि जो हाई स्कूल में पासिंग मार्क होता था उस पासिंग मार्क की जो बेस लाइन होती है उसको नीचे कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। आगे बात करें, महाराष्ट्र सरकार लक्ष्मण श्रेष्ठ को, किसको? लक्ष्मण श्रेष्ठ को स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करेगी। याद रखना, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको प्रदान किया जाएगा? तो लक्ष्मण श्रेष्ठ को प्रदान किया जाएगा ये अवार्ड। तो इन्हीं कारणों से महाराष्ट्र जो था हाल ही में चर्चा में रहा था। और इसी प्रकार हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उन तथ्यों को यहां पर एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब आज का सवाल क्या है?
जो आज का सवाल है, आज का सवाल ये है, मैं आपको पहले बता दूं कि जो हमारा सवाल होता है, आज का सवाल जो हम क्वेश्चन पूछते हैं वो पिछले वीडियो पर आधारित होता है। और ये पिछले वीडियो पर आधारित एक क्वेश्चन है आपके लिए। बताइएगा, हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? कौन सा देश है जिसने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? चीन, जापान, जिम्बाब्वे या मालदीव? इन चारों में से जो सही उत्तर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। और आपके कुछ फीडबैक होंगे, कुछ सुझाव होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ वीडियो साझा करिए। लगातार वीडियो के साथ जुड़े रहिए। वीडियो आपको शाम को 7 बजे डेली मिलता रहेगा, जैसा मैंने वादा किया था पहले दिन से। और ये हमारी आज 4 जनवरी की क्लास कंप्लीट होती है। इसके बाद हम लोग 5 जनवरी क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।